यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसके दो प्लेट हैं और इसको मैंने क्या किया, एक टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स यानी कि यह वोल्टेज सोर्स टाइम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये जो पैरेलल प्लेट है इसका एरिया मैंने ए लिया। ठीक है, दोनों का एरिया मेरा क्या है, ए है। यहाँ पे जब मैंने इसको बैटरी से जब इस पैरेलल प्लेट को यहाँ पे कनेक्ट किया तो यहाँ पे चार्जेज मेरा डेवलप हो गया। एक पे प्लस चार्ज आया और दूसरे पे माइनस चार्ज आया। अब ये प्लस चार्ज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जनरेट होगा पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, और ये मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये मेरा क्या होगा, ईटी होगा, मतलब फंक्शंस ऑफ टाइम होगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा ना कि डिस्प्लेसमेंट करेंट का डेरिवेशन क्या है। ठीक है, और ये डेरिवेशन अभी हम लोग यहाँ पे इसको डिराइव करेंगे डिस्प्लेसमेंट करेंट को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो दो पैरेलल प्लेट है इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एग्जिस्ट करेगा, तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट total electric field between two plates of कैपेसिटर इज कितना होगा, तो ये मेरा ईटी होगा। ठीक है, और ईटी मेरा ये कितना होगा बताओ, तो ये मेरा होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये आप जानते होंगे कि अगर कोई भी इनफाइनाइट अगर एक प्लेट है तो इसके वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता हो कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। वेयर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। वेयर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इजिकल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि क्यू बाई ए होता है। ठीक है, तो अब आप इसको अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा हम जानते हैं कि कितना होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ए एरिया किसका, इस प्लेट का। तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दो तो क्या होगा, सिग्मा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मेरा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एट दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में इतना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखूंगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ होता नहीं है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से पास करेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उसको हम लोग फाई ई से लिखते हैं, और वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने वहाँ पे मैंने लिखा था कि ये कितना होता है मेरा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। एरिया कैंसिल हो जाएगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये मेरा है फाई ई में इसका फाई के सबस्क्रिप्ट में है। तो यहाँ से क्यू इजिकल टू कितना आएगा मेरा, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई। ठीक है, तो ये मेरा चार्ज आया। ठीक है, और यहाँ पे माइंड में रखना है कि चार्ज जो है मेरा ये फंक्शंस ऑफ किसका है, टाइम का है, क्योंकि मैंने वोल्टेज ही टाइम का फंक्शन का मेरा वोल्टेज है वीटी है, तो चार्ज भी मेरा क्यूटी आएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी मेरा फंक्शंस ऑफ टाइम आएगा। ठीक है, तो क्यू इजिकल टू इतना आ गया। अब हम जानते हैं कि जो मेरा करेंट का एक्चुअल डेफिनीशन है वो मेरा क्या है, कि आई इजिकल टू क्या है बताइए, डी क्यू बाई डी टी, यानी कि चेंज ऑफ चार्ज जो मेरा होता है, चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो मेरा करेंट होता है। ठीक है, और ये मेरा कितना हो जाएगा इस केस में, तो डी बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई। ठीक है, तो अब यहाँ से ये देखो एप्सिलॉन नॉट तो मेरा कांस्टेंट है, तो डी फाई ई बाई डी टी, और यहाँ पर जो मेरा आई था ये मेरा आई क्या हो जाएगा, आई डी हो जाएगा। यानी कि ये जो मेरा करेंट है ये मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला आया वो ये आया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी आया। ठीक है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई को हम लोग
ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू ई। तो यहाँ से आई डी जो मेरा होगा वो ऐसे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी ई टी बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे ई इसके सबस्क्रिप्ट में है फाई। ठीक है, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट करंट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो मेरा होता है वो मेरा फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा कब एग्जिस्ट करता है, जब हम फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं। तो देखो डी ई टी बाई डी टी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिर्फ इस वाला पार्ट को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो यह मेरा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट को जनरेट कर रहा है। ठीक है, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो नहीं करेगा। क्योंकि हमको वहाँ पे फील्ड मेरा चेंज ही नहीं होगा। फील्ड मेरा चेंज होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तभी जाकर डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इफ़ ई टी इजिकल टू क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब यह वैरी नहीं कर रहा है, देन उस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा चेंज ही नहीं कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को एग्जिस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसका जस्ट अगर इसको मैं समरी करूँ, एक लाइन में बोलूँ तो कैसे मैं बोलूँगा, तो देखो मेरा कुछ इस तरह से था। ये मेरा यहाँ पे कैपेसिटर था। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, एक टाइम वेरिंग बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये टाइम वेरिंग बैटरी सोर्स मेरा क्या कर दिया, यहाँ पे करंट IT भेज दिया। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स की वजह से यहाँ पे मेरा कौन सा करंट, यहाँ पे मेरा चार्ज फ्लो हो गया जो कि QT है। तो यह टाइम वेरिंग वोल्टेज जो मेरा होता है, ठीक है, टाइम वेरिंग VT जो है, VT को मैंने चेंज किया तो यह टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स मेरा क्या कर दिया, चार्ज को जनरेट कर दिया QT। ठीक है, और यह QT मेरा चेंज जो हुआ ये मेरा किसको जनरेट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर दिया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा चेंज हुआ ये किसको जनरेट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट को जनरेट कर दिया। यानी कि मेरा कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर के इनसाइड में इस जगह पे जो मेरा करंट फ्लो होता है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा करंट फ्लो होता है जैसा कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पे ये जो मेरा प्लेट है, इस प्लेट के बीच में जो करंट फ्लो होता है ये मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ठीक है, और जिसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि क्या होता है, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, तो कैपेसिटर के इनसाइड में डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कैपेसिटर के जो आउटर प्लेट है, जो आउटर टर्मिनल है, यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पे करंट जो मेरा फ्लो करता है, करंट मेरा फ्लो करता है कंडक्शन करंट। ठीक है, तो कैपेसिटर के आउटर साइड में मेरा करंट जो फ्लो करता है वो करता है कंडक्शन करंट, एंड कैपेसिटर के इनसाइड में जो मेरा करंट फ्लो करता है वो करता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, अब मैंने बताया आपको कि कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर के आउटर टर्मिनल से जो करंट फ्लो करता है उस करंट को हम लोग कंडक्शन करंट बोलते हैं, और कैपेसिटर के इनसाइड में करंट जो एग्जिस्ट करता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट करंट को अभी मैंने डिराइव किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैपेसिटर के केस में कंडक्शन करंट जो होता है वह डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है। यानी कि IC इज इक्वल टू ID होता है किसके लिए, फॉर कैपेसिटर, फॉर कैपेसिटर। ठीक है, IC इज इक्वल टू ID होता है कैपेसिटर के केस में। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये मेरा कैपेसिटर के लिए वही करंट है जो कंडक्शन करंट है। ठीक है, यानी कि आउटर टर्मिनल पे इसका क्या हो जाएगा, आउटर टर्मिनल पे कंडक्शन करंट और इसके इनसाइड में डिस्प्लेसमेंट करंट यह होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो मेरा IC है
ये मेरा आई डी के इक्वल है, और आई डी मैंने अभी आपको बताया कि इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। तो ये मेरा कैपेसिटर के केस में ये फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। इसको आपको माइंड में इस फार्मूला को रखना है, ठीक है। और यह डिस्प्लेसमेंट करंट जो मेरा आया, इसी के डिस्प्लेसमेंट करंट के आइडिया से ही हमने ईएम वेव के बारे में भी पता लगाया, और यह किसने दिया, तो ये दिया मैक्सवेल्स ने, ठीक है, अपने डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट से, ठीक है। अब आप देखो, इसमें मैंने आपको एक बात और बता दूं कि पहले मेरा एम्पियर्स लॉ जो था वो मेरा क्या हो रहा था ना, इनकंसिस्टेंट था, यानी कि वो ना कैपेसिटर के दोनों आउटर साइड में तो वो फॉलो हो रहा था, बट इनसाइड में वो क्या हो रहा था ना, फेल हो जा रहा था। लेकिन अब जब ये डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया मुझे पता चल गया, तो अब अगर मैं इसमें एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करूँगा ना, तो यह ना फॉलो करेगा, कंसिस्टेंसी अपना यह शो करेगा। कैसे, तो देख लो। अब आप क्या करो ना, इसमें एम्पियर्स लॉ के ना आप फिर से अप्लाई करो। तो पहले आपको यहाँ पे एक बात आपको माइंड में रखना चाहिए कि जो करंट एक्चुअल में जो होता है ना, वो कैपेसिटर के केस में वो मेरा इस तरह से है, IC प्लस IT है, यानी कि टोटल करंट जो कैपेसिटर के केस में है ना, वो IC प्लस ID फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि ये जो आउटर साइड है, इसको मैं A लिया, इसको मैं B लिया, पॉइंट को बीच वाले को, और यहाँ पे मैं C लिया। तो एट पॉइंट ए पे क्या होता है ना कि I इजिकल टू मेरा सिर्फ IC होता है, ठीक है। मेरा ID क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि क्योंकि ID आउटसाइड कैपेसिटर के मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑब्वियसली 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ना मेरा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट को तो एग्जिस्ट होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ तो सिर्फ वायर है, इसीलिए ID मेरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। एट पॉइंट बी पे क्या होगा बताओ, तो नेट जो I इक्वल टू होगा मेरा क्या होगा बताओ, यहाँ पर कोई वायर है नहीं है, तो वायर नहीं है, तो वायर से मेरा क्या होता है, कंडक्शन करंट ही फ्लो करता है, और यहाँ पर तो कोई वायर नहीं है, फ्री स्पेस है। तो यहाँ पे मेरा IC जो मेरा है, यहाँ पे सिर्फ मेरा क्या होगा, ID एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और इसमें मेरा क्या हो जाएगा, IC जो होगा मेरा 0 हो जाएगा एट पॉइंट बी पे। फिर से पॉइंट सी पे मेरा क्या होगा बताओ, तो पॉइंट सी पर भी मेरा क्या होगा, सिर्फ मेरा IC एग्जिस्ट करेगा, और ID मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ID मेरा तो 0 हो जाएगा। तो अब आपने देखो कि ID ओनली कहाँ पे एग्जिस्ट किया, ओनली इनसाइड कैपेसिटर एग्जिस्ट किया, ठीक है। तो अब अगर आप इसमें क्या करोगे ना, एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करोगे, तो क्या होगा, यह कंसिस्टेंसी को शो करेगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि आप देख लो क्या होना चाहिए, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जहाँ पर भी मेरा करंट है वहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब आप इसमें अप्लाई करो, एट पॉइंट ए पे अप्लाई करो, इसमें देख लो पॉइंट ए पे अब आप एम्पियर्स लॉ अप्लाई करो, तो B.dl इजिकल टू क्या होगा बताओ, म्यू नॉट इंटू आई। एट पॉइंट ए पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, ए पे, तो क्या होगा यहाँ पे B.dl म्यू नॉट इंटू, एट पॉइंट ए पे बताओ क्या होगा, सिर्फ पॉइंट ए पे तो ID 0 होगा, तो यहाँ पे सिर्फ IC हो गया। तो यहाँ पे देखो करंट कोई भी मेरा यहाँ पे 0 टर्म नहीं है, तो ये मेरा वैलिड हो गया। एट पॉइंट बी पे देखो, तो B.dl इजिकल टू म्यू नॉट इंटू आई, और यहाँ पे म्यू नॉट, और एट पॉइंट बी पे क्या होगा, IC 0 है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे ID आएगा। तो देखो इसमें भी दोनों साइड कोई 0 टर्म नहीं आया, यानी कि यहाँ पर भी ये इक्वेशन वैलिड है, एम्पियर्स लॉ। एट पॉइंट सी पे देखो, तो सी पे मेरा क्या था, तो B.dl इजिकल टू म्यू नॉट आई, और म्यू नॉट, और यहाँ पे एट पॉइंट सी पे मेरा कितना करंट जा रहा है बताओ, यही IC है, तो यहाँ पे IC आ गया, ठीक है। यानी कि अब आप देखो कि यहाँ पर भी दोनों टर्म मेरा क्या है, नॉन जीरो है, यानी 0 नहीं है। तो अब एम्पियर्स लॉ मेरा क्या हुआ, कहीं पर भी इसके एम्पियर्स लॉ के दोनों लेफ्ट या राइट वाले टर्म जो है 0 नहीं हो रहा है। बट जब मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं था, तो एट पॉइंट पे ID का जब मुझे पता नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, राइट हैंड साइड वाला टर्म जो था ये 0 आ रहा था, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 हो रहा था, ठीक है, जो कि इनकंसिस्टेंसी को शो कर रहा था। और इसी इनकंसिस्टेंसी को किसने दूर किया, मैक्सवेल्स ने दूर किया, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे कैपेसिटर के इनसाइड में, यानी एट पॉइंट बी पे मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल करंट जो होता है वो मेरा होता है समेशन ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर के केस में। लेकिन यह करंट क्या होता है, आउटर साइड पे कैपेसिटर के आउटर टर्मिनल पे ओनली कंडक्शन करंट होते हैं,
और इनसाइड में डिस्प्लेसमेंट करंट होते हैं। और इस तरह से मेरा यहाँ पे एम्पियर्स लॉ मेरा क्या हुआ, आसानी से अप्लाई हो गया और कोई भी इनकन्सिस्टेंसी नहीं आया। ठीक है, तो यह मेरा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था जो कि आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा था इसमें कि जो एम्पियर्स का जो लॉ था उसको मैक्सवेल्स ने क्या किया, मॉडिफाइड किया। ठीक है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ क्या होता है, देखो कि हमने देखा था कि कैपेसिटर के केस में जो एम्पियर्स लॉ था, ओरिजिनल एम्पियर्स लॉ, वो ना इनकन्सिस्टेंसी को शो कर रहा था। यानी कि वह कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पे तो एग्जिस्ट कर रहा था, बट वह कैपेसिटर के इनसाइड में वो क्या हो रहा था ना, एम्पियर्स लॉ मेरा फेल हो जा रहे थे। ठीक है, तो क्या किया था, मैक्सवेल्स ने अपना एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट दिया और उसके बाद उन्होंने क्या बोला था कि एम्पियर्स लॉ को आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाइड करना पड़ेगा। और उन्होंने एम्पियर्स का जो ओरिजिनल लॉ था उसको उन्होंने क्या कर दिया, मॉडिफाइड करके उसको क्या बना दिया, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशंस। ठीक है, तो वह कुछ इस तरह से था मेरा, बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट आई। ठीक है ना, ये मेरा क्या था, एम्पियर्स लॉ है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो ये आई करंट है, इस आई के करंट पे मेरा क्या हो जाएगा, ये करंट मेरा दो टर्म से मिला हुआ करंट रहेगा, जो कि कैसा होगा मेरा, म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। और ये मेरा कंप्लीट मेरा क्या है, एम्पियर्स लॉ है। ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। ठीक है ना, तो ये जो न्यू करंट जो टर्म आया डिस्प्लेसमेंट करंट, ये मैक्सवेल्स ने दिया था। ठीक है, तो इसको मैं अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस म्यू नॉट इंटू आई डी। ठीक है, इसको म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी को हम जानते हैं कि ये क्या होता है मेरा, ये मेरा होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई टी वाई डी टी। ठीक है, ये मेरा होगा बी डॉट डी एल। ठीक है, तो ये मेरा मॉडिफाइड मैक्सवेल्स इक्वेशंस है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं फोर्थ, ये मेरा है, इसी को हम बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं, एक और भी नाम है इसका, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशंस। मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशंस क्यों, क्योंकि मैक्सवेल्स ने टोटल 4 इक्वेशंस दिया था, जो कि मैं आपको अभी अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो उसमें उन्होंने 4 इक्वेशंस दिया था जो कि कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है, डिस्क्राइब करता है। तो उसमें से 4 इक्वेशंस में से ये जो था इक्वेशंस, ये मेरा फोर्थ इक्वेशंस था और ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। ठीक है ना, तो अभी आपको ये ना ये वाला समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है, ये ना ये मेरा ओरिजिन है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, क्योंकि ये इक्वेशंस ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी शो करता है। कैसे, तो इसको मैं ना अगले वीडियो में आपको बताया, क्योंकि एक टर्म को चेंज करने से दूसरे टर्म इसमें जनरेट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड को चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड मेरा जनरेट होगा। फिर से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे तो मेरा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जनरेट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बनाना अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें मैंने एक चीज़ और बता दूं आपको कि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा कुछ इस तरह से है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है ना, इसको ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, डी ई टी बाई डी टी। ठीक है ना, अब देखो आई डी बाई, इसमें एरिया को इधर लिया है मैंने, तो एप्सिलॉन नॉट डी ई टी बाई डी टी। ठीक है, अब देखो करेंट डिवाइडेड बाय एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट डेंसिटी, तो इसको हम लोग बोलेंगे जेडी, डिस्प्लेसमेंट करेंट डेंसिटी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, एप्सिलॉन नॉट डी ई टी बाई डी टी। तो ये जो फॉर्मूला आया ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करेंट डेंसिटी। ठीक है, और यहाँ से देखो
मेरे पास एक टर्म आता है जिसको हम लोग लिखते हैं डी टी, और ये होता है मेरा इप्सिलॉन नॉट इंटू ई टी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या होगा, जे डी इज इक्वल टू डी इप्सिलॉन नॉट ई टी बाई डी टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी कैपिटल डी टी बाई डी टी, और ये जे डी। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो होता है वह डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है ना। और अभी आपको ना अगला वीडियो आप देखना, उसमें मैंने क्या किया है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस को मैंने बताया है, और ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मैक्सवेल्स इक्वेशंस मेरा ओरिजिन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो आप अगला वीडियो को देखना, और आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।